हाँ जी। वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू सुजेवास केमिस्ट्री क्लासेस। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो कल के वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना शुरू किया था और उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक मैंने आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ा दिया था। आज मैं ट्राई करूँगा पूरी मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म पढ़ाने की। मेटामेरिज्म बहुत सिंपल है। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है और कार्बन का जो नंबर है वो डिफरेंट है अराउंड ऑक्सीजन, सल्फर, एनएच ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप। तो इनको मेटामर्स कहते हैं। एक्चुअली एग्जाम्पल देख के आपको ज़्यादा समझ लगेगा। तो आप एग्जाम्पल देखिए। ये है ईथर। इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो दो कार्बन हैं और इसके दो मेटामर हैं। तो जो इसके मेटामर्स बनाएंगे उसमें आपने क्या करना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का नंबर डिफरेंट कर देना है, पर टोटल नंबर उतना ही रहेगा जितना पेरेंट कंपाउंड में है। लाइक इथॉक्सीथेन में ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे दो कार्बन है, राइट साइड पे दो कार्बन है। तो इसका जो मेटामर होगा उसमें क्या कीजिए, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे एक कार्बन कर दीजिए, राइट पे तीन कर दीजिए। तो ये हो गया ना इसका मेटामर। आप ये तो जो मेटामर है इसका, या इसको, ये जो स्ट्रेट चेन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको ब्रांच चेन बना के भी लिख सकते हैं। ये भी मेटामर है इस कंपाउंड का। ऐसे ही अगली एग्जांपल एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। ऑक्सीजन की जगह बस यहाँ पे सल्फर आ जाएगा। सल्फर के लेफ्ट और राइट साइड पे दो दो कार्बन है। इसके मेटामर्स जो होंगे उसमें आप क्या कीजिए कि एक मेटामर में सल्फर के एक तरफ एक कार्बन कर दीजिए, एक कार्बन कर दीजिए, और राइट हैंड साइड पे तीन कर दीजिए, या वाइस वर्सा जैसे मर्जी कर लीजिए। तीन इधर कर दीजिए, एक इधर कर लीजिए। अब इसमें भी एक कार्बन है, ठीक है। इसमें है तो तीन कार्बन, पर वो स्ट्रेट चेन में नहीं है। जैसे इसमें स्ट्रेट चेन में है तो वो ब्रांच चेन में है। तो ये दोनों कंपाउंड इस कंपाउंड के, सेकंड कंपाउंड के मेटामर्स हैं। अमाइंस में ये मेरे पास एक सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है। एनएच ग्रुप है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे दो कार्बन है, राइट हैंड साइड पे भी दो कार्बन है। इसका जो मेटामर होगा उसमें आप क्या कीजिए, लेफ्ट साइड पे एक कार्बन ले लीजिए, राइट साइड पे तीन कार्बन ले लीजिए, या इधर तीन ले लीजिए, इधर एक ले लीजिए। द चॉइस इज एंटायरली योर्स। तो आप जैसे मर्जी उसको कर लीजिए। फिर ये जो स्ट्रेट चेन है इसको आप ब्रांच चेन में भी कर सकते हो कन्वर्ट, इफ़ यू विश। आप इसे ब्रांच चेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रांच चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेट चेन है हमने इसको ब्रांच चेन में लिख दिया। ऐसे ही कीटोन में है। तो ये कीटोन है। कीटोन के लेफ्ट साइड पे भी दो कार्बन है, राइट साइड पे भी दो कार्बन है। तो ये इसका जो मेटामर होगा उसमें आप क्या कीजिए, जैसे पिछले एग्जाम्पल में कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट साइड पे अब एक कार्बन कर दीजिए और राइट साइड पे तीन कार्बन कर दीजिए। ये तीन कार्बन वाली जो चेन है ये तो स्ट्रेट चेन है, आप इसको ब्रांच चेन भी कर सकते हैं। तो ये थी मेटामर्स की एग्जाम्पल। तो मेटामेरिज्म आई एम वेरी श्योर के इस वेरी इजी टॉपिक। ये आप अपने आप भी अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको जल्दी से समझ लग जाएगा। लेकिन चलो, वीडियो को वॉच करके अगर पढ़ोगे तो और भी जल्दी समझ लग जाएगा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पे मैंने बहुत लेक्चर दिए हैं। नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक में आगे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती है, मैंने ये नहीं कहा कि होगी, पर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी अगर आप नॉमेनक्लेचर अच्छे से नहीं कर रहे, या आपने अगर मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट नॉमेनक्लेचर के नहीं दिए तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आई सजेस्ट कि अगर किसी बच्चे ने अभी भी नॉमेनक्लेचर का टेस्ट नहीं दिया तो ही और शी मस्ट टेक अप द टेस्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर। आगे मेरे पास एक बहुत बड़ा आइसोमेरिज्म की क्लास है, टॉटोमेरिज्म।
ये एक स्पेशल काइंड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। इसमें 2 आइसोमर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और ये जो टॉटोमेरिज्म है, ये अराइज़ होता है जब हाइड्रोजन एटम 1-3 माइग्रेशन या 1-2 माइग्रेशन शो करता है। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम पे या एक कार्बन एटम से तीसरे कार्बन एटम पे चला जाता है। तो जो इसके आइसोमर्स होते हैं उनको टॉटोमर्स कहते हैं और प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। अगर हाइड्रोजन की माइग्रेशन फर्स्ट एटम से दूसरे एटम के साथ होती है विद इन द मॉलिक्यूल, तो उस सिस्टम को डायड सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन की माइग्रेशन फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे होती है विद इन द मॉलिक्यूल, तो उसे ट्रायड सिस्टम कहते हैं। तो चलिए पहले हम डायड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो डायड सिस्टम में 1-2 माइग्रेशन होती है प्रोटॉन की, यानी हाइड्रोजन की, सेम मॉलिक्यूल के अंदर। और जो अरेंजमेंट है एटम का या लिंकेज है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस एग्जांपल की हेल्प से। ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है? तो और इसका जो टॉटोमर है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन की माइग्रेशन फर्स्ट एटम से नाइट्रोजन के साथ हो गई है सेकंड एटम के साथ, ठीक है? तो हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ लग गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो है ही है, तो वो है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करता है, जो कि कार्बन के साथ अटैच था, अब माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है? नाइट्रोजन के साथ चला जाता है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप लगाओ, यानी कि अल्काइल आइसोसाइनाइड, ये मैंने नोट लिखा है यहाँ पे। अगर आप अल्काइल साइनाइड और अल्काइल आइसोसाइनाइड ले लेते हो, तो इनके बीच में टॉटोमेरिज्म जो है वो शो नहीं होता, बल्कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बिकॉज साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। डायट सिस्टम में एक एग्जांपल आपने याद करनी है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का साइन है कि ये एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। और एक पक्की बात है कि प्रोटॉन जो है उसकी माइग्रेशन होती है। अगर फर्स्ट एटम से सेकंड एटम पे होती है तो वो डायड सिस्टम होता है। अगर फर्स्ट एटम से थर्ड सिस्टम पे होती है, थर्ड एटम पे होती है, तो वो कौन सा सिस्टम होता है? ट्रायड सिस्टम होता है। तो जितने भी ट्रायड सिस्टम होते हैं उसमें हाइड्रोजन एटम जो है माइग्रेट करता है फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे विद इन द सेम मॉलिक्यूल। और इसकी जो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है। आपको नहीं पता कि इनोल क्या होता है, या कीटो पता है आपको? कीटो मतलब कीटोन ग्रुप, मतलब जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, वो इनोल। यानी ईन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल, ठीक है? तो इनके बीच में टॉटोमेरिज्म होती है। तो देखिए ये एग्जाम्पल हमने कैसे जो है वो याद करनी है या कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है। मैं इसकी पहली एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये मेरे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है? तो ये एसिटल एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, इसमें ये कीटो ग्रुप है, ठीक है? इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3। तो ये जो फंक्शन ग्रुप होता है कार्बन वाला, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और जो नेक्स्ट हाइड्रोजन होता है वो उस कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अगर इसका एक हाइड्रोजन फर्स्ट एटम से माइग्रेट करके थर्ड पे चला जाता है, तो ये O जो है OH बन जाएगा, ठीक है? और ये जो हाइड्रोजन चूँकि यहाँ पे माइग्रेट करके गया था, ठीक है?
तो अपना बॉन्ड पीछे छोड़ गया था, तो वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है? और यहाँ पे एच लगने के लिए ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, क्योंकि एच कैसे लगेगा ये मैं आपको ना लिख के दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना? फिर आपको याद भी रहेगा कि ये कैसे किया है हमने। ये एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है? ओके, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, ये माइग्रेट करके यहाँ चला गया। अब यहाँ जाके इसको बॉन्ड तो चाहिए ना, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है? तो ये ओ एच बन गया, ओ एच बन गया। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ से आया? ये अपना बॉन्ड पीछे छोड़ गया था ना हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या होता है? ईन। और ये ओ एच है, तो ये क्या हो गया? ओल। आपको पता ना, ओ वॉवल है, ईन का ई भी वॉवल है, तो ई को डिलीट करना पड़ेगा, पूरे नॉमेनक्लेचर में बताया, तो ये इनोलिक फॉर्म है। तो ये एल्डिहाइड है, ये विनाइल अल्कोहल है। ये जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कीटो फॉर्म होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और एक ओ एच ग्रुप होता है वो इनोलिक फॉर्म होता है। तो इट हैज़ बिन फाउंड कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में टॉटोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, पर जो कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो 100% है, और इनोलिक फॉर्म जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में रूम टेम्परेचर पे फाइंड आउट की जाती है। आगे आगे जाके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे जहाँ पे इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और उसकी परसेंटेज जो है वो हमारे पास आएगी। ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा भी हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे इनोलिक फॉर्म की परसेंटेज जो है वो कीटो फॉर्म से भी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, अब मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास कीटो ग्रुप है, 1 2 3। ये 1 2 3 हो सकता है, या ये 1 2 3 हो सकता है। अब ये हाइड्रोजन जो है ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसको माइग्रेट करना है, इसको कर दो, इसको माइग्रेट करना है, इसको कर दो। लेकिन जहाँ से माइग्रेट करोगे वहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा। जैसे मैंने ये माइग्रेट किया है तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया। अगर ये माइग्रेट करता तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाना था। बट अल्टीमेटली ये जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है उसे तो कीटो फॉर्म ही कहते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड और ओ एच होता है उसे इनोल फॉर्म कह देते हैं। ये 99.7% है, और ये 0.3% है। ये अभी भी नेग्लिजिबल अमाउंट में है, ठीक है? अच्छा जी, अब मेरे पास साइक्लोहेक्सेनोन है। इसका नाम साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, ठीक कर देता हूँ। ये साइक्लोहेक्सेनोन है। तो साइक्लोहेक्सेनोन में कार्बन के साथ, ये साइक्लोहेक्सेन के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, यानी कि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें 1 2 3 कैसे होगा? यहाँ पे एच होते हैं, ठीक है? ये जो है हम इसको 1 ले लेते हैं, इस कार्बन को, इसको 2 ले लेते हैं, इस कार्बन को, और ऑक्सीजन एटम को 3 ले लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को भी नंबर दे देते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये माइग्रेट करके यहाँ पे चला जाएगा। और जब ये माइग्रेट करके यहाँ पे जाएगा तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, ये बॉन्ड भी यहाँ पे चला जाएगा, तो O और H के बीच में बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड कहाँ पे जाएगा? ये अंदर की तरफ आएगा, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो ये इनोल फॉर्म है, सॉरी, ये आपकी कीटो फॉर्म है, ये 98.8% है। अब इसकी परसेंटेज देखो थोड़ी कम होगी। और ये ईन और ओल, ये इनोलिक फॉर्म है, ये इनोलिक फॉर्म है, और इसकी परसेंटेज जो है 1.2% है।
आर यू क्लियर अबाउट इट? ठीक है, आपको ये क्लियर है क्या? ये मैंने 3 एग्ज़ाम्पल्स बताई हैं आपको। नॉर्मली स्कूल्स में, कोचिंग्स में ये 3 एग्ज़ाम्पल्स ही बताई जाती हैं। पर आई एम नॉट डन विद दिस, नीदर आई एम सैटिस्फाइड। मुझे और भी एग्ज़ाम्पल्स आपको करवानी है, क्योंकि आप डेफ़िनेटली कैंडिडेट हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए। अच्छा, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कीटो फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होती हैं और इनोलिक फॉर्म जो है वो कम स्टेबल क्यों होती हैं? ऐसे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा चाहिए, एज़ कम्पेयर टू कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए। तो डेफ़िनेटली ये जो है वो फिर ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो इनोलिक फॉर्म है वो क्या होगी? कम स्टेबल होगी। जैसा कि मैंने आगे लिखा हुआ है कि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो कि पाई बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, उसे ब्रेक करने के लिए 364 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जो कि कीटो फॉर्म में होता है। और जो इनोलिक फॉर्म होती है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का जो पाई बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए सिर्फ 254 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब कि जो इनोलिक फॉर्म है उसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करना ईजियर है एज़ कम्पेयर टू कीटो बॉन्ड के। तो इसलिए जो कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगी और जो इनोलिक फॉर्म है वो लेस स्टेबल होगी। अब हमने बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कीटो इनोल फॉर्म को कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहले इसमें है स्टेबिलिटी ऑफ इनोलिक फॉर्म। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनोलिक फॉर्म डाइकार्बोनिल ग्रुप की एग्जांपल से एक्सप्लेन की जाएगी। तो देखिए डाइकार्बोनिल की कौन सी एग्जांपल है। ये देखिए, ये एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, यानी कि दो कीटोन ग्रुप हैं। तो ये दो कार्बोनिल ग्रुप हो गए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इधर नहीं लिखना चाहते? 1, 2, 3 इधर लिख दो, आपकी मर्जी। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट कर गया। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो इस सी के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड ओ और एच यहाँ पे चले जाएगा, ओ एच हो गया। वो ओ एच जो है, एच जो है, ये वाला एच जो है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिलेशन होगी, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। ये इस कंपाउंड का नाम एसिटोएस्टिक एस्टर है और इसमें कीटो फॉर्म की परसेंटेज 93% है। और इनोलिक फॉर्म 7% इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई है, और साथ में ये क्या हो गया, साथ में ये स्टेबलाइज्ड भी हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल हो गया है। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे O C2H5 ग्रुप आना था, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा है। मैं इसको ज़रा ठीक कर दूँ, 1 सेकेंड रुकिए बस, जस्ट 1 मिनट है। O C2H5, चलो जी, हो गया। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर था, ये अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब कि ये चिलेशन हो गया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये क्या है? इंटर नहीं, इंटरा। आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल ही होती है। तो ये इनोल फॉर्म है, ये 7% है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें हम दिखाएंगे कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में थी पहले, फिर इनके बीच में हो जाएगी। डबल बॉन्ड यहाँ पे था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये इधर शिफ्ट कर गया तो फिर ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, और ये इधर शिफ्ट कर गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। मतलब डबल बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइज्ड हो गए हैं। तो ये
बी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो एक तो रेजोनेंस रिस्पॉन्सिबल है इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए, और एक ये जो चिलेशन हुई है, यानी कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इनोलिक फॉर्म की परसेंटेज जो है पहले नेग्लिजिबल होती थी, अब 7% आ गई है। लेकिन ये हुआ है डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स में। ये एक और डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें तो मतलब ये देखिए, यहाँ पे क्या था कि इस कार्बन के इस तरफ CH3 ग्रुप था और इस तरफ O C2H5 था। तो जो कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक भी करने की कोशिश करता था, क्योंकि ये हैवियर ग्रुप है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एग्जाम्पल वन, आप एग्जाम्पल टू को कंपेयर करेंगे एग्जाम्पल वन के साथ, तो इसमें O C2H5 है, तो इसमें भी CH3 है, इस तरफ भी और इस तरफ भी CH3 है, फिर C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। एक तरह से ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से ये जो है ना, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाती है। एंड सरप्राइजिंगली कीटो फॉर्म की परसेंटेज अब सिर्फ 24% रह जाती है, और इनोल फॉर्म की परसेंटेज जो है वो 76% जो है वो हो जाती है। ये मैंने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कराया है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव में इंटरेस्टेड नहीं हैं वो उसे छोड़ सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव में इंटरेस्टेड है वो ज़रूर करें, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी है काम करवाना, पर बच्चों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। हम किसी को थोप नहीं सकते किसी के ऊपर सब्जेक्ट, लेकिन यस, प्रॉपरली करवाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप में इंटरेस्ट क्रिएट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने साइंस ली है तो कॉम्पिटिटिव भी दो। हाँ, अगर आपके सपने कुछ और हैं, जैसे आप IAS IPS ऐसे कुछ बनना चाहते हो, IFS एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो उसमें भी सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेगा, कॉम्पिटिटिव दोगे अभी 12th के बाद भी, तो बाद में कॉम्पिटिटिव देना आपके लिए ईज़ियर हो जाएगा। मतलब आपको पैटर्न और आपकी नर्वसनेस जो है वो निकलती जाएगी। ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल है, ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म की एग्ज़ाम्पल है। तो ये क्या है कि ये कीटो ग्रुप है, और इसके साइक्लोहेक्सेन के अंदर ना 2 डबल बॉन्ड हैं, ठीक है? तो अगर इसमें हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है यहाँ पे, तो ये बॉन्ड अंदर चला जाता है, तो ये तो बेंजीन बन गई, और ये OH बन गया, यानी फिनोल बन गया। अब तो इनोलिक फॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 100% है, ऑलमोस्ट। और ये जो है कीटो फॉर्म जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगी। लिखा हुआ है इनोलिक फॉर्म यानी कि फिनोल इज मच मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। तो जो कंपाउंड है इसलिए इन टोटलिटी फिनोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि कीटो की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पहला फैक्टर था कि जो स्टेबिलिटी है इनोल फॉर्म की, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकती है या रेजोनेंस की वजह से हो सकती है, और स्टेबिलिटी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से डिक्रीज कर सकती है। दोनों कंपाउंड को कंपेयर कीजिए। इस कंपाउंड का नाम एसिटाइल एसीटोन है, और ये अल्फा मिथाइल एसिटाइल एसीटोन है। इन दोनों में क्या बात है? इन दोनों में एक बात है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा कार्बन पे एक CH3 ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, ठीक है? तो वो स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करता है। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब यानी क्राउडिंग की वजह से वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने की कोशिश करता है। इसलिए इस इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी, जिसका नाम अल्फा मिथाइल एसिटल एसीटोन है, वो इसकी स्टेबिलिटी के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो इस इनोलिक फॉर्म की परसेंटेज 43 से 44.5% है, और इसकी स्टेबिलिटी 91 से 93% है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? ओके। एक स्टीरिक हिंड्रेंस का केस मैंने पीछे भी करवाया था। ये देखिए, एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू को अगर कंपेयर करेंगे, इनके इनोलिक फॉर्म को कंपेयर करेंगे, तो एग्जाम्पल वन में जो इनोलिक फॉर्म की परसेंटेज 7% है, और एग्जाम्पल टू में इनोलिक फॉर्म की परसेंटेज 76% है। यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहाँ पे जो ये एस्टर का ग्रुप है, O C2H5 इथॉक्सी ग्रुप है,
और इस तरफ मिथाइल ग्रुप है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है और इसकी वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ब्रेक कर सकती है। तो इनॉलिक फॉर्म जो है इस केस में भी लेस परसेंटेज थी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। आई एम श्योर आई बीन एबल टू जस्टिफाई दिस। आगे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो रिक्वायर्ड है टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए। पहली तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन के अलावा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए अगर टॉटोमेरिज्म होनी चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर जो है कार्बन के साथ या आपस में जुड़े होने चाहिए। दूसरी प्री कंडीशन है अगर टॉटोमेरिज्म शो करना है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ने माइग्रेट करके टॉटोमेरिज्म शो करनी होती है। जैसे ये C6H5 यानी बेंजीन, सी डबल बॉन्ड O CH3 है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, उनके जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये भी एक कीटोन है, इसके इस तरफ भी अल्फा हाइड्रोजन है और इस तरफ भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी टॉटोमेरिज्म जो है वो शो करेगा। आगे मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर शो करो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, पर वो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करता। तो उस स्ट्रक्चर का नाम पैराबेंजोक्विनोन है। पैराबेंजोक्विनोन में एक साइक्लोहेक्साडाइन होता है, मतलब साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसमें दो डबल बॉन्ड बना दो, ये दो कार्बोनिल ग्रुप पैरा पोजीशन पे बना दो, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट ही होते हैं, तो ये सारे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा 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 अल्फा। तो ये क्यों नहीं माइग्रेट करके यहाँ पे जाते, नहीं जा पाते, क्योंकि ये जो कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसे टूटने नहीं देते। तो अगर ये टूटेगा नहीं तो माइग्रेट होके जाएगा कैसे। सो पैराबेंजोक्विनोन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाती, हालांकि उसमें कार्बोनिल ग्रुप भी हैं और अल्फा हाइड्रोजन भी हैं। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि अल्फा हाइड्रोजन की माइग्रेशन को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो माइग्रेट करने नहीं देता। अब मेरे पास ऐसी एग्जांपल हैं जहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं पॉसिबल, क्योंकि उनमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता। बेंजल्डिहाइड में ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नेक्स्ट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तो नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये माइग्रेट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो कार्बन था उसके साथ ये एक बॉन्ड लग गया, एक ये लग गया दो, एक ये लग गया तीन, एक डबल बॉन्ड का हो गया चार, तो इसके साथ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो माइग्रेट कैसे करेंगे। तो बेंजल्डिहाइड जो है वो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इसके भी दोनों तरफ जो कार्बन है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं है उनके पास, तो माइग्रेट कैसे करेंगे। तो बेंजोफिनोन और बेंजल्डिहाइड जो हैं वो टॉटोमेरिज्म इसलिए नहीं शो करते क्योंकि उनमें अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस जो है वो होती है। आई एम श्योर गाइस दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। बाकी कुछ और एग्जांपल हैं, ज़रूरी नहीं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो तभी टॉटोमेरिज्म होती है। नाइट्रो एसो नाइट्रो टाइटोमेरिज्म भी पॉसिबल है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नंबरिंग इसकी 1 2 3 करेंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये माइग्रेट करके यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और यहाँ पे जो बॉन्ड हाइड्रोजन छोड़ के गया वो यहाँ पे आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड N और यहाँ पे जो O था वो OH बन गया। ये इसे ऐसी फॉर्म कहते हैं। ऐसी कुछ और एग्जांपल दी हुई हैं जो आपने गो थ्रू करनी है, जो कि कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। तो इसमें एक स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेट चेन होता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो अल्कीन
और साइक्लोअल्केन जो है वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे प्रोपीन है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6, और साइक्लोप्रोपेन क्या होता है CH2 CH2 CH2। आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर कराए हैं तो ऐसे इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं। तो प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन दे आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बुटीन, साइक्लोबुटेन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन आर ऑल्सो रिंग चेन आइसोमर्स। यानी कि अगर डबल बॉन्ड वाला ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा वो सिंगल बॉन्ड वाला होगा। जैसे ये बुटीन है, डबल बॉन्ड वाला है, तो इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो साइक्लोबुटेन होगा। यानी कि डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ जाता। हाँ, नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि ये बुटीन था, ये साइक्लोबुटेन है, तो ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन क्यों है? ऐसा है, टोटल कार्बन तो 4 ही दिखाने हैं ना, तो एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक हमने बाहर रख दिया रिंग के, तो ये 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 3, 5, 6, 8, ठीक है? तो यहाँ पे CH2 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 8 हो गए। यहाँ पे CH2 CH2 2 2 4 और ये 5 और ये 3 8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर स्ट्रेट चेन में ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपाइन है, तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा। अब इसमें एक आइसोमर मैंने रिंग चेन का ये शो किया है जिसमें एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल मैंने कल की वीडियो में भी बताया था फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, ठीक है? तो इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम ऑक्सीटेन है। तो 3 मेंबर उसके कार्बन के होंगे और चौथा मेंबर जो है वो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को भी तो रिंग के अंदर एडजस्ट करना है। ये हीट्रोसाइक्लिक रिंग है। हीट्रोसाइक्लिक मतलब कि इसमें ये कार्बोसाइक्लिक नहीं है। कार्बोसाइक्लिक में होता है कि सारे मेंबर जो है कार्बन होते हैं, तो इसमें एक हीट्रो एटम यानी कि कोई और भी एटम प्रेजेंट है कार्बन के अलावा। आई एम श्योर गाइस कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप you will go through the video 2-3 times so that you can understand the lecture nicely, and in case any problem you can call me, ठीक है? टेस्ट ज़रूर दिया करो, टेस्ट में छुट्टी मत मारा करो, ठीक है? ओके, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, सी यू टुमारो बैक, गुड डे।